भारत विविधताओं का देश रहा है। भारत में आपको भौगोलिक विविधता देखने को मिलता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात के बीच में। भारत में आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, भारत में आपको कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। और इस देश में हम सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग कल्चर को मानते हैं और एक साथ रहते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, जिसे हम कहते हैं विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इस डाइवर्सिटी में, इस विविधता में आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। आपको पता है कि अनेक प्रकार के कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पूरा अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात के बीच में देखिएगा तो आप गिनती नहीं कर पाएगा कि कितना कल्चर है भारत में। और इस कल्चर में आज हम लोग जिस कल्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जो बड़ा अद्भुत कल्चर है, एक यूनिक कल्चर आपको देखने को मिलता है, वो कल्चर है मिथिला संस्कृति, मिथिला कल्चर। और मिथिला कल्चर यदि आपको नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको इसका ये भौगोलिक रूप से कहाँ पे पाया जाता है। तो अगर वर्तमान में बिहार राज्य में अगर आप जाइएगा तो उत्तर बिहार का जो संस्कृति है उसी को हम लोग कहते हैं मिथिला संस्कृति। तो मिथिला संस्कृति के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ऐसे तो बहुत व्यापक स्तर पे ये संस्कृति व्यापक स्तर पे बात नहीं कर पाएंगे, उसके कुछ अंश पे हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो मिथिला संस्कृति क्या है, मिथिला प्रदेश क्या है, ये आपको पता है कि कवि भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कविता बोलती है। और मैं चाहूँगा कि एक बार कविता के माध्यम से तुम बताओ कि मिथिला संस्कृति क्या है। देखिए, अगर हम मिथिला संस्कृति की बात करते हैं तो इस संस्कृति को कुछ शब्दों में इसको डिफाइन करना ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसको एक छोटे से रूप में आपको पेश करूँ ताकि आप इसके विस्तारित रूप को उन शब्दों से समझ पाए। मैंने कभी लिखा था कुछ लाइन अपने मिथिला के वर्णन में, मिथिला जो धरती है हमारी, मिथिला धाम जो है, उसके वर्णन में लिखा था मैंने कि पान माछ आ मखान एच हवर मिथिला के पहचान। यानी कि पान, आप समझते होंगे, पान माछ मतलब मछली, पान मछली और मखान जो है वो अपनी मिथिला संस्कृति की एक पहचान है, एक पार्ट मैंने बताया यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर कि जतय बसंतक अंत न होइत एच हमर ओ मिथिला धाम। मतलब एक ऐसी धरती, एक ऐसा धाम जहाँ पर बसंत जो है, जो बसंत ऋतु में जो जैसा मौसम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। इट मीन्स कि वहाँ पर जो मौसम है वो हमेशा बहुत खुशनुमा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही, जैसे आप एक शब्द में बसंत की बात हुई है तो बसंत जैसा बसंतनुमा मौसम जो है वो हमारी मिथिला संस्कृति की हमेशा से ऐसी रहती है। तो ये कुछ चंद शब्दों में मैंने कोशिश की कि आपको इसके बारे में बताया जाए। और मिथिला संस्कृति जो है, इसमें जो खूबसूरती है, हम इसकी बात करेंगे, इस पर चर्चाएं करेंगे। और मिथिला संस्कृति, कोई मिथिला जो है वो आज से नहीं हम जान रहे हैं। मिथिला संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें, इसका आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आप इसकी देख सकते हैं कि ये इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। हम मिथिलांचल से रिलेटेड जितने भी विदुषी हुई हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अगर हम आज की बात करते हैं तो उसे हमें अपने पास्ट से, अपने इतिहास से जोड़कर देखना ही होता है और देखना भी चाहिए। तो हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखेंगे और यहाँ पर इसको समझेंगे, इसके महत्व को, जो अपनी मिथिलांचल संस्कृति है उसका क्या महत्व है उसको भी समझेंगे। और इस चर्चा को हमने मैथिली में इसलिए नहीं रखा ताकि मिथिलांचल के बारे में, मिथिलांचल क्षेत्र के बारे में व्यापक तौर पर सभी लोगों को पता चल सके। जो अलग अलग भाषी है, जो अलग भाषा का उपयोग करते हैं, उनको भी ये इसके बारे में कुछ पता चल सके। इसलिए हमने यहाँ पर मैथिली नहीं चूज़ किया, हिंदी चूज़ किया ताकि सारे लोगों को ये आसानी से समझ आए। और चलिए, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आपको जोड़ दूं कि हम इस संस्कृति को तो समझेंगे, इसके बारे में, इस पर चर्चाएं भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी विडंबनी ये है कि जिस रूप से, जिस तरह से इसको और ज़्यादा व्यापक तौर पर विस्तारित होना चाहिए था इस संस्कृति को, वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है, वैसी व्यापकता नहीं दिख रही है। और ग्रेजुअली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली ये कमता जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं ये संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं जो अगला नेक्स्ट जनरेशन, जैसे जनरेशन टू जनरेशन ये आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उस संस्कृति को हम खोते हुए देख रहे हैं अपनी नज़रों से। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको प्रिजर्व करके रखें, अपने कल्चर को, ताकि इस कहते हैं ना कि इस डाइवर्सिटी को हम बचा सके। जितनी भी डाइवर्सिटी है, सबकी अलग अलग पहचान है, तो हम अपनी अपनी पहचान को बचा सके। तो चलिए हम इसके पहले थोड़े ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, इस धरती के विद्वान और विदुषियों को समझते हैं, इस मिथिलांचल धरती ने क्या क्या दिया है, क्या क्या योगदान है, थोड़ी सी इस बात को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपने सुना होगा राजा जनक के बारे में। तो राजा जनक इसी मिथिला भूमि से बिलोंग करते हैं, इसी मिथिला भूमि के वो राजा थे। माता सीता
आपको पता है कि भगवान राम को भी उनका भी जो मिलन हुआ था वो इसी मिथिला धरती पे हुआ था, सीता माता से मिलन हुआ था, क्योंकि सीता माता यही से belong सीता माता कोई मतलब एक साधारण महिला नहीं, एक कहते हैं कि शक्ति की प्रतीक। बिल्कुल, तो बिल्कुल सीता माता जो वो शक्ति के प्रतीक है। और जैसा कि इसने कहा कि ये विद्वानों की धरती रही है और यहाँ पे बहुत सारे विद्वान हुए हैं। अगर हम लोग गिनती करने लगे तो वो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जैसा कि इसने कहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ विलुप्त होते जा रहा है मिथिला से। आज देख लीजिए आप, लिटरेसी रेट मिथिलांचल एरिया का बहुत ज़्यादा नहीं है, कम हो गया, बहुत कम हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। प्राचीन काल में यहाँ पे एक से एक विद्वान हुए। यदि आप षड दर्शन जानते हैं तो षड दर्शन में एक दर्शन होता है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के जो संस्थापक थे ऋषि कपिल, तो वो कपिल मिथिला भूमि से ही बिलोंग करते थे। यहाँ पे आपको मंडन मिश्र जैसे मीमांसा के बहुत बड़े विद्वान थे, मंडन मिश्र, वो आपको मिथिला भूमि से ही वो भी बिलोंग करते थे। कविवर विद्यापति मिथिला भूमि से ही बिलोंग करते थे। तो एक से एक विद्वान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सिर्फ विद्वान ही नहीं, हमारे यहाँ मिथिलांचल में अगर आप बात करें तो वहाँ पे कोई स्त्री और पुरुष को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होता था, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राचीन काल से विदुषी का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने नाम सुना होगा गार्गी के बारे में, वो मिथिला भूमि से बिलोंग करती है। जैसे मैत्री मिथिला भूमि से बिलोंग करती है, उभय भारती मिथिला भूमि से बिलोंग करती है। तो एक से एक विदुषी, एक से एक विद्वान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दूसरा बात यह है कि आज के युवा जो है वो कहीं ना कहीं शायद वो संस्कृति को या फिर वो कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ नहीं पा रहे, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत घट गया। यहाँ पे हम लोग शिक्षा के स्तर का बात कर रहे हैं, मतलब आप ये मत समझिएगा सर लिटरेसी रेट तो आज़ादी के बाद से बहुत बड़ा नहीं, लिटरेसी रेट अलग हो जाता है। लिटरेसी रेट का क्या परिभाषा हमारे यहाँ? लिटरेसी रेट का परिभाषा ये है, अगर आप देखिएगा तो उसमें अगर आपका उम्र 7 साल है और आपको लिखने पढ़ने आता है तो फिर आपको साक्षर माना जाएगा। ये साक्षर हुआ, लिखना पढ़ना। लेकिन हम लोग क्या बात करें? शिक्षा का बात करें, मतलब एजुकेटेड है ना, वो शिक्षित है कि नहीं। तो शिक्षित का मतलब होता है कि आपको स्वयं का ज्ञान है कि नहीं, आत्मबोध हुआ है कि नहीं, आपका विवेक, सोचने का शक्ति आप में है कि नहीं। तो वो शिक्षित कहीं ना कहीं वो कम होते जा रहा है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं कि एक मैंने वीडियो भी बनाया था कि वेस्टर्न जो विवाह का पश्चिमीकरण होते जा रहा है। आप देख रहे हैं कि विवाह जो है उसका पश्चिमीकरण होते जा रहा है। हम जो वेस्टर्न चीज़ है उसको बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे तो हम अपने आप को, मतलब लोग के सामने मॉडर्न हम दिखेंगे, हमको लगेगा कि हम यही आधुनिकता का पैमाना है, लोग को ऐसा लगने लगा। जबकि आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जो संस्कृति का, क्योंकि आपको पता है कल्चर जो होता है जिसमें पहनावा आता है, जिसमें भाषा आ जाता है, जिसमें रीति रिवाज आ जाता है। तो आज हम लोग रीति रिवाज को लेंगे और आप देखिएगा कि रीति रिवाज जो है उसमें आप देखिए कितना साइंटिफिक चीज़ उसमें छिपा हुआ। आप क्यों नहीं, हाँ, रीति रिवाज में भी एक स्पेसिफिक रीति को हम लोग लेंगे, जैसे विवाह जो संस्कार है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि रीति रिवाज की भी बात करें तो बहुत सारी आपको वेरिएशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जिसमें से एक हमने आज लिया है एक एज अ टॉपिक कि हम विवाह जो संस्कार है मिथिलांचल क्षेत्र में, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ये विद्वानों की धरती रही है, और साथ ही साथ आपको पता है कि जो मिथिला की भाषा है मैथिली, वो बहुत प्योर और बहुत आप कह सकते हैं मीठा है ना, स्वीट भाषा, बहुत स्वीट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, यदि आप मिथिलांचल से है या नहीं भी है तो भी आपको ये जानना चाहिए कि अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषा है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, जो कि 8वीं अनुसूची में आप जाके पढ़ सकते हैं, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में जो 22 भाषा है उसमें से एक भाषा मैथिली भी है। तो ये भी एक गौरवान्वित करने वाला बात होता है, और होना भी चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे मिथिला में विवाह किस प्रकार से होता है, उसका क्या मायने रखता है। अब पूरा विवाह तो नहीं कर पाएंगे, पता चला रात हो जाएगा करते करते, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बस एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग मिस करते जा रहे हैं। कुछ चीज़ आज उठते जा रहा है, लेकिन जो चीज़ उठना चाहिए, जो गलत परंपरा है, जो कुछ सदियों से आ रहा है गलत परंपरा, उसको हम लोग नहीं उठा रहे, क्योंकि उसमें हमको फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसका बात करूँ, आप समझ गए होंगे, मैं दहेज का बात करूँ, तो उसमें उसको फायदा हो रहा है तो उसको नहीं उठा रहा। लेकिन बहुत सारी ऐसी सी चीज़ है जिसको लोग उठाते जा रहे हैं। तो आप बताओ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हो रहा है। हाँ, तो जैसे कि हम आज विवाह संस्कृति पर बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो मिथिलांचल क्षेत्र है, मिथिलांचल क्षेत्र में जो विवाह होती है, ये कहते हुए मतलब एकदम मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी संस्कृति है तो हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक सच बात है। आप कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितने भी विवाह संस्कार अलग अलग संस्कृतियों में पाए गए हैं, उसमें से एक मिथिलांचल संस्कृति है जो बहुत व्यापक तौर पर यहाँ पर वैवाहिक संस्कार जो होते हैं बहुत व्यापक तौर पर दिखता है। मतलब ऐसा उतना व्यापक तौर पर इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया उस स्तर के युग का मैं बात करूँ, सोशल मीडिया के युग में। हाँ। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारा विवाह आप देखते हैं, लेकिन मिथिलांचल का जो यूनिक चीज़ है
और ये मिथिला के लोग ही कहीं ना कहीं इसको विलुप्त करते जा रहे हैं। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उठता हुआ दिख रहा है। जैसे अभी हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, तो अगर हम विवाह की बात करें तो सबसे पहला ये है कि हमारे यहाँ विवाह, जैसे आप किसी भी संस्कृति में जाकर विवाह देखेंगे तो क्या होती है कि रात में विवाह हुई और नेक्स्ट डे दुल्हन की विदाई हो जाती है। लेकिन मिथिला संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि शादी होती है, जिस रात शादी हुई और उसके नेक्स्ट डे उसको हम लोग मरजात बोलते हैं, और उस मतलब 2 दिन तो बारात ठहरता है, एक दिन शादी के दिन और नेक्स्ट डे निकलता है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग तय करते हैं। तो नेक्स्ट डे यानी कि 2 दिन बारात रुकता है हमारे यहाँ। उसके बाद भी लड़की की विदाई नहीं होती। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है चतुर्थी का, यानी कि 4 दिन तक लड़का जो है वो अपने ससुराल में ही रहता है, यानी कि जहाँ उसकी शादी हुई है, शादी से लेकर 4 दिन 5 दिन तक वो अपने ससुराल में रहता है, और उसके बाद फिर जैसी विदाई की बात होती है उस हिसाब से विदाई होती है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों होती है, तो उसको हम लोग एक कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो विधि विधान होते हैं वो हर विधि विधान जो है वो साइंस से रिलेटेड है। हर विधि विधान के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक दिया गया है, साइंटिफिक बातें बताई गई कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको ये कहीं नहीं सुनने या देखने को मिलेगा कि आप लड़के की शादी हुई है, लड़की 5 दिन तक अपने घर में है और लड़का अपने ससुराल में 5 दिन तक है और उसके बाद वो जाता है। तो ये एक पहला तो आपको अनोखा दृश्य जो वैवाहिक रूप की बात कर रहे हैं वो आपको यहीं पर दिख गया होगा। और ऐसा क्यों होता है, इसमें ये भी होता है, एक चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ कि इसमें ये भी होता है कि सिर्फ साइंटिफिक चीज़ नहीं, आपको व्यवहारिक चीज़ भी देखने को मिले, उसका व्यवहार मतलब समझ में आएगा कि आखिर क्यों लड़का 4 दिन 5 दिन वहाँ पे रह रहा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, ये भी आपको समझने को मिलेगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं जो उस संस्कृति से बिलोंग करते वो एक्सपीरियंस उनको पता होगा कि ये चीज़ कैसा होता है ना। तो पहले इसी को एक्सप्लेन कर दिया जाए कि एक चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे भी इंडियन कल्चर में हिंदुज़म का अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि सिंदूर का भी बहुत बड़ा महत्व है ना, कि लड़की के मांग में सिंदूर भरा जाता है। तो हमारे यहाँ अगर मिथिला संस्कृति की बात करें तो वहाँ पे 2 बार सिंदूर भरा जाता है, एक बार विवाह के समय में और एक बार चतुर्थी के समय में। इसका भी एक अपना महत्व। तो हम लोग एक एक करके पहले लड़का को लाते हैं यहाँ पे, मतलब लड़की के घर शादी करने, और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, या फिर ये बताएगी क्या क्या चीज़। हाँ, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, सारी विधि विधान को यहाँ पर बता पाना मुश्किल है। हाँ, तो शॉर्ट में हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो बताओ। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि आप देखिए एकदम स्टार्टिंग जो होता है कि जब बारात आगमन होता है लड़का का, तो लोगों के आप अलग संस्कृति में देखेंगे कि लड़के वाले आते हैं, तो हमारे यहाँ ये भी नहीं है। हमारे यहाँ एक नियम है मिथिलांचल क्षेत्र में, आप देखेंगे बोल रही है हमारे यहाँ, तो बता दो व्यूअर्स को कि तुम मिथिला से बिलोंग करते हो। हम लोग ये जो शब्द यूज करें हमारे यहाँ, इट मीन्स कि हम मिथिलांचल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और इसलिए ये जो शब्द निकल कर आ रहा है कि हमारे यहाँ, ठीक है। तो अगर हम हमारी संस्कृति यानी मिथिलांचल संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि शादी जब होने वाली होती है, तो जब बारात अब आने वाला होता है तो उससे पहले भी एक विधि होती है जिसको कहते हैं कि हथ पकड़ी। शब्द हो सकता है इधर उधर, कुछ लोग थोड़ा चेंज करके भी बोलते हैं। हथ पकड़ी क्या होता है कि लड़की वाले के घर से कोई भी 1% या 2% होगा, वो जाएगा लड़के वाले के यहाँ हाथ पकड़ने, यानी लड़का को उठाकर लाने के लिए। एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप सोचिए कितना सहूलियत दिया जाता है, एक एक चीज़ पे ध्यान रखा जाता है। हाथ पकड़ी जो इसने बोला कि ये क्या है, गूगल मैप है ना, ये गूगल मैप है। आप सोचिए आज गूगल मैप हम लोग यूज़ करते हैं ना कि रास्ता का पता नहीं रहता, उस समय गूगल मैप। आप समझिए हाथ पकड़ी का मतलब क्या महत्व रखता है। मीनिंग ये रहता है कि लड़की वाले की तरफ से कोई जाएंगे लड़के वाले के यहाँ, क्योंकि बाराती निकलने से पहले, और उनको वो लेकर आएंगे लड़की वाले के घर। हाँ, तो वो उसको हम लोग स्किप करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसका मूल फंडामेंटल चीज़ को बताने वाला। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलूँगा, आपको जैसे जैसे समय बदलता है बदलाव होना चाहिए, और होता भी है ना। पहले हम लोग अलग तरीके से ड्रेस पहनते थे, अलग खान पीन करते थे, अब अलग तरीके से, वो ठीक है, बदलाव ज़रूरी भी है, लेकिन फंडामेंटल को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो हम लोग आज जो संस्कृति का बात करें, उसका फंडामेंटल का बात करें, जो उसका मूल चीज़ है, मूल ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, तो बेसिक स्ट्रक्चर खत्म नहीं कर सकते आप। तो वही चीज़ है, तो वही चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक फंडामेंटल जो है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लड़की वाले की तरफ से जाते हैं लड़के वाले के यहाँ, वो बस रास्ता, हाँ लड़की, वही मैंने बोला, लड़की वाले की तरफ से जाते हैं लड़का वाले के यहाँ, तो वही वो रास्ता दिखाने के लिए कि आइए आप भटक नहीं जाए। अब पता चला लगन का समय होता है और 10 घर में शादी है, एक ही गांव में 10 घर में शादी है। अब कहाँ जाना है, किसके यहाँ, पता चला कोई बाराती किसी और के यहाँ चला गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए गड़बड़ ना हो, तो जो लड़की वाले की तरफ से आते हैं कुछ लोग, 1 लोग या 2 लोग, जो लोग आए वो आगे आगे चलते हैं,
और पीछे से जो काफिला निकलता है बाराती का, वो मतलब वो फॉलो करते जाते, तो उनको कोई टेंशन नहीं रहता कि इससे पूछो या इससे पूछो, फोन करो, कुछ कोई टेंशन नहीं रहता, वो डायरेक्ट एकदम द्वार तक पहुंचा देते। तो एक तो ये आपको बहुत यूनिक चीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, हाथ पकड़ी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद फिर जब बारात कहते हैं द्वार लगना, जब बारात आ जाती है तो फिर वो भव्य स्वागत ये वगैरह होता ही है। फिर अभिनंदन पत्र, हमारे यहाँ मिथिलांचल में एक कॉन्सेप्ट है कि जो लड़की वाले होते हैं वो अभिनंदन पत्र पढ़ते हैं, यानी अभिनंदन मतलब स्वागत करना, कि बारातियों का स्वागत किया जाता है कि आप हमारे द्वार पर आए, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को वहाँ पर दिखाते हैं। और उसके बाद फिर लड़के वालों की तरफ से कोई उठकर, जो वरिष्ठ होते हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो उठकर उस अभिनंदन पत्र को जो फ्रेम किया जाता है फिर उसको वो ग्रहण करते हैं और फिर वो भी धन्यवाद एक देते हैं कि हम आपके यहाँ आए, आपने इतना ये किया। तो एक ये यहाँ पर अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। अब उसके बाद जो खान पान तो है वो तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए कि मिथिलांचल का खान पान भी बहुत प्रसिद्ध है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब लड़के तक आते हैं। अब क्या होता है, लड़का जब आता है तो वो आप जो भी ड्रेस, पहले तो हमारे यहाँ था कि लड़का जो है वो धोती पहन कर जाता था, कुर्ता धोती, पाग होता था, है ना, और मिर्जय, मतलब ये सारी चीजें होती थी। कल्चर जैसे कि पता है कि कल्चर में ड्रेस भी आ जाता है, तो वही अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग पहचान होता है, वैसे उसका पहचान। अच्छा, एक चीज और मिस कर रहे हैं हम लोग, क्या मिस कर रहे हैं पता है? मिस ये कर रहे हैं कि जब हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो इसका सही एग्जांपल आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। इतना जबरदस्त स्वागत होता है, जैसे कि अभी बताया कि बहुत जबरदस्त बारात में आप थक जाएंगे खाते खाते, इतना भव्य स्वागत। अब बड़े बुजुर्ग जो है वो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ से प्लीज एक व्यवहार करना। तो ये व्यवहार जो वही उस शब्द का, उस लाइन का मीनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुआ यहाँ पर, ये हुई ये बातें। उसके बाद जब लड़का आता है तो लड़का जो भी ड्रेस पहन के आए, आजकल शेरवानी का चलन है, कोट पैंट जो भी पहन के आता है, तो वो जब पहन के आता है आप उस ड्रेस में विवाह नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, पहले तो अभी आंगन में प्रवेश करने से पहले ही लड़के को, मतलब लड़के का एक टेस्ट होता है बाहर में। अब जिस भी जगह पर आपको सुविधा है वहाँ पर लड़के को बिठाया जाता है चेयर पे, ठीक है, और चेयर पे बिठाया जाता है। और जो लड़की वाले हैं, लड़की वाले के घर से बहुत सारी महिलाएं आती है, उसमें से एक महिला जो होती है वो विशिष्ट होती है, क्योंकि उनको कहते हैं विध करी, यानी कि जितने भी विधि विधान होंगे, पंडित जी तो वो बताएंगे कि ऐसे करो, लेकिन एक विध करी होती है। एक तरह से आप बोल सकते हैं विधि विधता, जैसे आज कानून के ज्ञाता जो होते हैं वैसे उस वहाँ का जो विधि है उसकी जो ज्ञाता होती है। तो जो भी पंडित जी बोलेंगे ऐसे करो, वो साथ में वो रहती है एज ए हेल्पर या जो कहिए, तो एक विध करी होती है। और विध करी का काम होता है लड़के को टेस्ट करना। अब होता क्या है, यहाँ पर लड़के को चेयर पे बिठाया जाता है, लड़का बैठता है और उसके बाद महिलाएं जो है पूरी मंडली आती है ग्रुप में, और उनके हाथ में वो एक टोकरी रहता है ना, और उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती है जिसका अलग अलग नाम होता है। और वहाँ पर लड़के को पूछा जाता है सवाल, आपकी पहचान करिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब आईक्यू टेस्ट हो रहा है। हाँ, वहाँ पर क्या होता है, मूलतः आईक्यू टेस्ट होता है कि तुम ये बताओ, वो पहचानो, ये पहचान करना होता है। तो ये जैसे ही हो जाता है उसके बाद लड़के को लाया जाता है, अच्छा सिकाई भी होता है ना, वो गाल वहीं पर, तो वहाँ यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ साइंटिफिक चीज आप समझिएगा, देखिए कितना बड़ा चीज है। पान के पत्ते से लड़का का गाल को सेका जाता है, दीप रहता है और दिया रहता है, पान का पत्ता रहता है, उससे गाल को सेका जाता है। अब देखिए होता क्या है कि यदि लड़का को मिर्गी आता है तो वो आग को देख करके, जो दिया जलता है, पान का पत्ता जब सेका जाता है तो वो एकदम छटपटाने लगेगा, वो दौरा पड़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे दौरा पड़ेगा तो उसको ये पता चल जाएगा लोगों को, अच्छा ये तो मतलब रोगी है, बीमारी है, ये इसको हम अपनी बेटी का हाथ में, मतलब बेटी का हाथ नहीं देंगे इसके हाथ में। तो उसको वहां से आप चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। अब भले होता ही नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ का मैंने बोला ना कि अब कहीं ना कहीं प्रतीक बन के ये चीज़ रह गया, लेकिन होना चाहिए, बहुत बड़ा चीज़ है। उस टाइम से आते जा रहा, प्राचीन काल से आते जा रहा, तो ये इसका महत्व होता है कि गाल सेकने का के पीछे एक ये भी कारण होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि लड़का को नाक पकड़ के, हमारे यहाँ क्या है कि पान के पत्ते से नाक पकड़ के और गमछा, हाँ गमछा यहाँ पे बांध दिया जाता है और उसको पकड़ के लाया जाता है, मतलब आंगन जो द्वार होता है, द्वार से आंगन की तरफ उसको लाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ में निकलता है। एक चीज़ क्या है कि अगर लड़का को दम्मा का बीमारी है तो वो नाक जब दाबेगी, पकड़ेगी, दाबती है ऐसे नहीं कि दाब देती है, नाक हल्का सा पकड़ती है, तो उसको ये लगता है वो अकबका जाएगा, पूरा दम्मा पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो पता चल जाएगा कि अच्छा लड़का रोगी है। तो देखिए एक टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। और दूसरा चीज़ क्या है कि कुछ पागल टाइप के लड़के होते हैं या फिर जो ऑर्थोडॉक्स होता है, अरे ये गमछा ऐसे कैसे लगा दिया मेरा में, है ना, हमको जानवर है कि हमको पकड़ कैसे ले आ रहा है। तो वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये समझ पा रहा है कि नहीं उस चीज़ को, और वो फिर क्या करेगा, गमछा को हटा देगा, गुस्सा देगा, तुम हमको गमछा कैसे बांधे, हम क्या गधा है, हम क्या। तो
एक तरह से ये क्या हो रहा है कि उसका ये पता चल रहा है कि वो कितना शालीन है, शांत है, या फिर वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला चीज सिर्फ समझता है, या फिर प्रतीक को भी समझ पाता है कि नहीं समझ पाता। हाँ, पेशेंस लेवल, ये सारा चीज वहां पे क्या होता है, टेस्ट होता है। एक ये चीज, जब वो आंगन पहुंचा तो आंगन पहुंचता है तो वहां पे जैसा कि इसने बताया कि वो जो ड्रेस, कुछ भी ड्रेस पहन के आया है, वो ड्रेस पहन के शादी नहीं होता है। शादी फिर लड़की की तरफ से जो धोती वगैरह जो होता है वो दिया जाता है कि आप ये पहनिए और यही पहन के आपका क्या होगा, शादी होगा। अच्छा, वो ड्रेस चेंज करने के लिए उसको कमरे में नहीं भेजा जाता, वो ड्रेस वही सभा में, वही मंडप के पास, वहीं पे होता है ड्रेस चेंज करता वो। और जब वो ड्रेस चेंज करेगा तो जब वो कुर्ता उर्ता सारा चीज अपना खोलेगा तो इससे ये पता चलता है कि शरीर उसका देखा जाता है, कहीं इसको चरक रोग तो नहीं, या फिर इस तरह का कोई रोग तो नहीं है, बीमारी जो उसने छुपा के रखी, छुपा के शादी करे। तो एक तरह से ये पूरा बॉडी का क्या हो जा रहा है, टेस्ट हो जा रहा है। फिर वो चेंज करता है, फिर वो शादी पे बैठता है। तो ये आप देखिए, स्टार्टिंग शादी से पहले इतना सारा क्या हो जाता है, टेस्ट हो जाता है। उसके बाद भी विधि विधान होता है तो बहुत सारा टेस्ट होता है। आप देखिएगा उसमें लिखा पढ़ी होता है कि लिखने आता है कि नहीं, बोला कि पूरब दिशा में ऐसे करो, पश्चिम में देखता है कि ज्योग्राफी का इसके पास नॉलेज है कि नहीं, कि पूरब दिशा बोल रहा दिखा दे रहा हूं पश्चिम दिशा, है ना। तो वो पंडित जी जब बोलते रहता तो एक तरह से पूरा मतलब पूरे रात उसका टेस्ट होते रहता कहीं ना कहीं। एक पहला चीज ये। दूसरा चीज, अब इसमें ये समझिएगा कि उस रात में जो सिंदूर पड़ता है, उस रात में जो सिंदूर पड़ता है, उसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से दोनों का मिलन हो गया, ये दोनों वाइफ हस्बैंड हो गया। इसके बावजूद देखिए ये कितना एडवांस कल्चर है, इसके बावजूद भी बोला गया कि ये जो सिंदूर है, हाँ, ये ओरिजिनल नहीं है, इसको ओरिजिनल नहीं, इसको बस आप इस तरीके से देख सकते हैं, हाँ तुम दोनों बंधन में बन गया, इसको तुम मान सकता है कि वाइफ मानो, इसको तुम हस्बैंड मानो। लेकिन उस सिंदूर को जो मिथिलांचल क्षेत्र में कहते हैं भूसना सिंदूर कहते हैं, कि वो ओरिजिनल सिंदूर नहीं होता है। तो उसमें अब होता क्या है कि 4 दिन, जैसा कि इन्होंने बताया कि चतुर्थी होता है, तो चतुर्थी, अभी मैं इसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण बता रहा हूँ, फिर व्यवहारिक कारण बताऊंगा। 4 दिन जो होता है, तो 4 दिन लड़का लड़की एक तरह से बात कर सकता है, एक दूसरे को बात करता है, एक दूसरे से समझता है। इस 4 दिन में अगर लगता है कि दोनों का विचार मैच नहीं करे, क्योंकि शादी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, गुण मैच करना। 100% गुण नहीं मैच करेगा, 70-80% में गुण मैच करता है तो ठीक है आपके लिए वो, तो गुण आपका विचार ये मैच कर रहा है कि नहीं। तो 4 दिन सफिशिएंट टाइम होता है, क्योंकि 24 आवर रह रहा है साथ में, तो वहां पे ये पता चल जाता है कि अच्छा इसका क्या, ये किस विचारधारा का है। तो इससे ये हो सकता है कि उस समय चाहे तो वो शादी तोड़ सकता है, उस समय असली शादी नहीं होता है। ऐसे चतुर्थी में शादी में क्या होता है, सिंदूर पड़ता है, पहला चीज। दूसरा चीज हाँ, कि यदि लड़के की मौत भी हो जाए तो उनको विधवा नहीं माना जाएगा, वीडो नहीं माना जाएगा उस लड़की को। इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि असली शादी चतुर्थी में होगा, जो लाल सिंदूर पड़ता है वो चतुर्थी में पड़ता है, वो जो कि अभी हुआ नहीं है। तो एक तो सोच सकते कितना एडवांस संस्कृति प्राचीन काल से चलते आ रहा है। आज आप देख रहे हैं ना, क्या पहले लड़का लड़की बात कर रही कर, तो आप एक तरह से देखा जाए तो लड़का लड़की को भी समझने का वहां पे क्या दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। ये चीज है, ये तो हो गया कुछ साइंटिफिक बात हम लोग किए। अब और एक बात इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि जो बारात की हमने बात की थी कि बारात नेक्स्ट डे वो उसकी विदाई नहीं होती है, हाँ वही पे आ रहे हैं हम लोग। ये तो साइंटिफिक बात हो गया ना। अब हम लोग आते हैं व्यवहार में, कि व्यवहार में इसका क्या महत्व होता है। तो व्यवहार का महत्व देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 दिन बाराती रहता है, मतलब एक दिन शादी और एक जिसको मर्जाद बोलते हैं। 2 दिन रहने का मतलब एक तरह से ये भी हो गया कि जो लड़का वाला है वो और जो लड़की वाला है, दोनों परिवार, क्योंकि शादी जो होता है सिर्फ 2 व्यक्ति का मिलन नहीं होता, 2 परिवार का भी मिलन होता है। और शादी में सभी गेस्ट लोग आए रहते, सभी रिलेटिव लोग आए रहते। अब मौसा है, मौसी है, फूफा है, तो अब ये लोग कब आएंगे, कब जाएंगे, और फिर कब मिलन होगा कुछ पता नहीं। तो वही एक मौका होता है। अब शादी जिस रात में होता है उस दिन तो सब व्यस्त रहते हैं, शादी वादी हो रहा है। अगला दिन जब मर्जाद होता है तो वहां पे क्या होता है कि लड़की का चेहरा भी दिखाया जाता है। लड़की मतलब सारे बाराती लोग देखते हैं, जो जिनको सब जाके उनको आशीर्वाद देते हैं, लड़की को आशीर्वाद दिया जाता है। और सारे बाराती एक जगह इकट्ठा बैठते हैं, सारे सराती लोग आते हैं, वो लोग भी एक जगह इकट्ठा होते हैं, और एक तरह से परिचय होता है कि ये मेरे है ना साड़ू भाई हुए, ये मेरे साला हुए, ये मेरा भाई हुआ, ये मेरा कजन हुआ, ऐसे करके परिचय दिया जाता है। तो बाराती वाले जो होते हैं, लड़का वाला जो होता है वो भी पहचान जाता है लड़की वाला को, और लड़की वालों को भी परिचय दिया जाता है कि देखिए बाराती में कौन कौन आए, हम हैं, मेरे ये है, वो है, जितने लोग आए ये मेरा रिलेटिव। तो इससे क्या होता है, दोनों परिवार का भी एक तरह से क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है वहां पे, और लड़का को भी समय मिल जाता है अपने ससुराल पक्ष को समझने। वो अब देखिए चतुर्थी का साइंटिफिक रीजन तो हम लोग बताए। अब 4 दिन 5 दिन जो रहने का, अब इसका व्यवहारिक रीजन ये होता है कि लड़का जो है, देखिए लड़का जब ससुराल अपना जाता है शादी करने, और अगला दिन जब सुबह सुबह विदाई हो जाएगा, वो तो किसी का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाए, पहचान कहां से पाएगा।
लेकिन 4 दिन जब रहेगा तो वो पहचान जाएगा, अच्छा ये मेरी कौन सास है, ये मौसी सास है, कि ये मामी सास है, कि ये मेरा साला है, कि ये मेरी साली है, ये मेरा है ना साड़ू है, कि सरोज है, क्या है, मतलब उसको सारा चीज़ के बारे में उसको अच्छे से पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं लड़की वाले जो है वो भी पहचान जाएंगे कि ये जो दामाद आया है घर का, ये कैसा है, कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, क्या क्या इसका सोच है। तो हर व्यक्ति को एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक मुझे जो पर्सनली अच्छा ये लगता है, शादी इतना बड़ा हमारे यहाँ, चूंकि हमारे आपको पता है कि शादी को हम लोग संस्कार से 16 संस्कार में एक संस्कार विवाह संस्कार भी आता है। तो विवाह संस्कार होता है और सुबह सुबह जब लड़की लड़का विदा हो गया तो फिर लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब खत्म हो जाता सारा मैटर। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ लगता है कि शादी हुआ तो लड़की को उतना टेंशन नहीं हुआ कि अभी शादी जस्ट हुआ अब तुरंत हम ससुराल चले गए। उसको भी टाइम मिल जाता उस लड़की को कि हम लड़का को अच्छे से समझ पाए, दिल की बात लड़का को बता पाए, क्या पसंद है क्या ना पसंद है। तो आप 4-5 दिन में अच्छे से समझा पाते हैं, क्योंकि 4-5 दिन आपको घर से उस 4 दीवार से बाहर भी नहीं निकलना है, मतलब वो जो कैंपस रहेगा उससे बाहर भी नहीं निकलना। चतुर्थी होता है उसके बाद ही फिर आप बाहर निकल सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, मंदिर जाते हैं लोग, ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये खूबसूरती आपको देखने को मिलता है जो कि विलुप्त होते जा रहा है। इसलिए हम लोग इस विषय को आज चुने थे और इस विषय पर हम लोग बात की। जैसे कि आजकल मर्जाद वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे, जैसे लोग दहेज को ना खत्म करके मर्जाद को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जिसको खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्जाद जैसे हमने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ आप किसी संस्कृति में नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिथिला संस्कृति में आपको ये चीज़ें, ये मर्जाद वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। मर्जाद में मैंने तो खुद देखा है, हम लोगों ने भी पैसा खर्च किया, हम लोगों ने भी मैंने देखा मर्जाद में ऐसा कि नहीं कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा खर्च नहीं बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो शादी में जो तेल आया है, रिफाइन आया, जो भी चीज़ आता है बहुत मात्रा में, अच्छा खासा मात्रा में बच ही जाता है, उसी का कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है वहाँ पे, तो अलग से कोई मतलब। और पैसा अगर हम लोग देखने लगेंगे कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, यहाँ पे नहीं, तो आप खर्च का कटौती कहीं और भी कर सकते हैं। आज बोलते कि नहीं मर्जाद इसलिए ले रहे क्योंकि खर्च, तो आप पहले 20 लाख रुपया दे रहे, 25 लाख रुपया दे रहे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो कितना बड़ा खर्च कर रहे हैं आप, पटाखा 50,000 के जला दे रहे। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो जहाँ पे खर्च होना चाहिए, जहाँ पे हाँ जो फंडामेंटल है वहाँ खर्च भी हो रहा, तो कुछ वो खर्च का मतलब नहीं अखड़ेगा आपको। आप जैसे वैसे ही है जैसे कि आप अपने माता पिता के लिए, आपने अपने मम्मी के लिए बहुत सुंदर सा साड़ी लाया, पापा के लिए आपने बहुत सुंदर सा कोई ड्रेस, बहुत महंगा सा ड्रेस लाया, और मम्मी देखी जैसे बहुत खुश हो गई, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा, वो पहनने लगे वो चीज़। तो आप वो पैसा नहीं देखिएगा, आप वो चीज़ देखिएगा कि कितना खुशी मिला उस चीज़ को। बिल्कुल। लोग पैसा कमाते किस लिए? पैसा इसलिए कमाते हैं। तो ये चीज़ें है यहाँ पर। तो खैर यहाँ पर हम आज अपनी मिथिलांचल संस्कृति की, मिथिला संस्कृति की बात कर रहे थे। तो बस जितने भी अपने मिथिला निवासी है, मिथिला क्षेत्र के जो भी लोग हैं, बस उनसे यही रिक्वेस्ट है, उनसे बस यही एक, आप अगर जो छोटे हैं उनके लिए सलाह है, जो बड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी संस्कृति को ज़रूर प्रिजर्व करके बचा के रखें। हाँ, जो मूल चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल बातें हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो कल्चर है, फंडामेंटल पार्ट उसका, उसको ख़त्म ना करें। ग्लोबलाइजेशन हुआ, आप बदले, सब टेक्नोलॉजी आया, सब कुछ तकनीकी बदलाव हुए। आप चाइनीज भी खाइए, हाँ, आप साउथ इंडियन डिश खाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप हर चीज खाइए। कहीं ना कहीं जो हमारी भाषा है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति का जो मूल पार्ट है, उसको विलुप्त ना होने दे, उसको बचा कर रखे, है ना। तो यही चीज़ है, देखिए यही चीज़ है, हम लोग वो उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या फिर वो चीज़ आपको ये माइंड सेटअप रखना चाहिए कि हम टेबल कुर्सी पे बैठ के भी खाते हैं और ज़मीन पे बैठ के उससे और मज़े से खाएं। तो हमें ये नहीं महसूस होने चाहिए, अगर हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, और अगर हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हम ज़मीन पे हमें मिट्टी में बैठ के बोलेगा खाने के लिए, बिल्कुल वो शौक से खाए कि इस मिट्टी, ये तो मेरा मतलब बहुत भाग्य है, मेरा बहुत अच्छा है कि मैं मिट्टी में बैठ के मुझे खाने का सौभाग्य मिल रहा है आजकल के युग में, जहाँ पे सिर्फ टेबल कुर्सी का ही चलन है। तो इसमें कोई इस तरह का हाँ, अब शर्म नहीं हाँ, करनी चाहिए। अब अगर आप हाथ से खा रहे, बहुत सारे घर ऐसा है जो बोले कि नहीं हाथ से मत खाओ, चम्मच से खाओ। यदि आप साइंटिफिक देखें तो हाथ से ही खाना चाहिए, हाथ को अच्छे से साफ करें। अच्छा, हाथ को धोने का आजकल परंपरा उठ गया था, कोरोना आया, एक तरह से देखिए कोरोना का एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ा, कोरोना से सिर्फ निगेटिव इंपैक्ट ही पड़ता है, कोरोना कोई अच्छा चीज़ तो है, लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट उसका ये पड़ा कि लोग को हाथ धोना सिखा दिया। और कहीं ना कहीं जब आप हाथ धोना बंद करेगा तो इस तरह का कोरोना जैसा क्या बहुत इस तरह का बैक्टीरिया वायरस, पता नहीं कौन कौन सा डिजीज आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आजकल का चलन ये चला कि जो वेस्ट में जो चलता है, अब कहीं पे या फिर कहीं पे पानी कम है, यहाँ पे जो भी टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ लो। अब हम लोग भी वही चीज़ कर रहे हैं, हम तो नदी किनारे हमारा संस्कृति का उदय हुआ है, हम कब से हाथ को टिश्यू पेपर से पूछने लगे। आप खाना का आज रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है जल्दी, बेसिन नहीं लगा रहता। मैं तो जब भी जाता, अगर रेस्टोरेंट में मैं जाता तो मैं बोलता हूँ कि नहीं बेसिन लाओ, कहाँ बेसिन बताओ, हाथ धोना है मुझे अच्छे से। तो जब तक हाथ धोएंगे नहीं खाने से पहले या खाने के बाद हाथ धोएंगे, आप वो कागज़ से पोंछ लिए, तो वही चीज़ होगा ना। तो आज क्यों कोरोना हुआ, तो पूरा विश्व हाथ धोना सीख गया। तो देखिए ये भी इंडियन कल्चर ही है कि हाथ धोना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। तो खैर ये मिथिला संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ छोटा सा अंश हम लोग पेश किए।
फिर से हम लोग मिलेंगे और संडे हम लोग कुछ इस प्रकार के टॉपिक पे हर संडे कुछ ना कुछ बात करेंगे, जिसको जैसे मैंने चलाया था स्टार्टिंग में ज्ञान सागर, ये भी एक ज्ञान सागर का ही क्या है पार्ट है। तो मिलते हैं हम लोग अगले संडे को इस प्रकार के कुछ और विषय के साथ। धन्यवाद।